Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. Welcome back. We were studying chapter number 4, environment and feeding relationship. In our previous lecture we have discussed ecosystem, define the term habitat, compare the different kinds of habitats, and investigate the various features that allows animals and plants to live in a particular habitat. These 4 topics we discussed in our previous lecture, and our topic for today is the factors causing changes in a habitat. हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हैबिटेट में या इन्वायरमेंट में चेंज का बायस बनते हैं. After completing this topic, you will be able to learn, identify the factors that causes changes in a, identify the factors that causes daily and yearly changes in a habitat. Let's start our topic. Okay, in our previous 2 lectures we discussed ecosystem, in which we discussed parts of ecosystem, biotic and abiotic components, and then we discussed habitat, its definition, and then its kinds of habitat. Like there are 4 main kinds of habitat: grassland habitat, pond habitat, and desert habitat, and number 4 is rainforest habitat. ग्रासलैंड हैबिटेट में हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्रासलैंड, उसके नेम से पता चल रहा है कि ये ग्रासी होता है, इसमें ग्रास उगी हुई होती है, विंडी होता है, पार्शली ड्राई एरिया होता है, और ये एरिया मीडियम रेनफॉल को रिसीव करता है. मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, मीडियम रेनफॉल होता है. एंड ग्रासेस आर प्रोड्यूस इन ग्रास लैंड्स हैबिटेट. और कुछ बहुत इस एरियाज़ में कौन से एनिमल्स रहते हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जो चारा खाते हैं, वो वाले एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं. और अब चारा खाने वाले एनिमल्स में शीप, गोट्स, कॉज ये वगैरह आ जाते हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. और नेक्स्ट हमने पाउंड हैबिटेट देखा था. इसमें देखा था कि ये पानी वाला एक्वेटिक हैबिटेट होता है, और यहाँ पे बहुत से प्लांट्स जैसे कि एल्जी, डकवीड और वाटर लिली वगैरह यहाँ पे रहते हैं. और एनिमल्स कौन से रहते हैं? फिशेस और पाउंड स्केटर्स, वुल्फ, स्पाइडर्स, स्नेल्स, इस तरह की चीज़ें इस तरह के हैबिटेट में रहती हैं. और नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट हैबिटेट में हमने देखा था कि ये बहुत ड्राई एरिया होता है, बहुत कम बारिश यहाँ पे होती है, और यहाँ पे एनिमल्स कौन से रहते हैं? कैक्टाई, यूफोर्बिया, लिजर्ड, स्नेक्स, इस तरह के एनिमल्स, कैंगरू, रैट्स एंड कैमल्स, इस तरह के एनिमल्स डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं. ये डेजर्ट एरिया की पिक्चर दिखाई हुई. और फिर हमने रेन फॉरेस्ट हैबिटेट देखा था. रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में हमने देखा था कि ये हमेशा, ये ऑलवेज, दे आर ऑलवेज वेट एंड दे रिसीव रेन द होल ईयर. रेन फॉरेस्ट, उसके नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पूरा साल बारिश होती रहती है, और बहुत ज़्यादा ये वेट एरिया होता है. यहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? बटरफ्लाई, स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, पैरट्स एंड कॉकरोच, ह्यूमिंग बर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स इस तरह के ये रेन फॉरेस्ट वाले हैबिटेट में रहते हैं. और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट. कौन से फैक्टर्स हैं जो हैबिटेट को या इन्वायरमेंट को चेंज करने का बायस बनते हैं? कौन से फैक्टर्स हैबिटेट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं? प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज़ करने का मकसद था कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ. Okay, we know that light, temperature, air, soil and water are abiotic factors of the environment. हमें पता है कि ये abiotic factors होते हैं environment के. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि there are 2 main components of ecosystem: biotic components and abiotic components. Biotic and abiotic components. ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि ये लिविंग होते हैं, और एबायोटिक में हमने देखा था ये नॉन लिविंग होते हैं. तो ये जो नॉन लिविंग हैबिटेट्स होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ये टेम्परेचर, लाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर हैं. और ये क्या करते हैं? ये चेंजेस लाते हैं किसी भी हैबिटेट में. किस तरह से ये चेंजेस ला सकते हैं? चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट. अब पॉपुलेशन जो है उसमें कौन सी एनिमल्स की, ह्यूमंस की, बर्ड्स की, और इसके अलावा प्लांट्स की हैबिटेट आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन आ जाती है.
तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है लाइटनिंग, सनलाइट जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है हैबिटेट को। सनलाइट है क्या, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। सनलाइट बेसिक सोर्स है एनर्जी का। हमारी जो अर्थ है उस पर बेसिक सोर्स क्या है, वो सन है। और सन का मेन फंक्शन क्या है, प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन इसका ये है कि प्लांट्स इसको यूज़ करके फूड बनाते हैं, और इस तरह से ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल हुई। हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर प्लांट्स फूड बनाएंगे तो हम उनसे फूड लेके खुद अपनी एनर्जी पूरी कर सकते हैं ना। प्लांट्स ने अपनी एनर्जी सनलाइट से लेनी है, और हमने अपनी एनर्जी कहाँ से लेनी है। जितने भी एनिमल्स हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, उन्होंने अपनी एनर्जी प्लांट्स से लेनी है। अब प्लांट्स एनर्जी लेके अपनी फूड बनाएंगे तो हम उनसे एनर्जी गेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम भी एनर्जी नहीं ले सकते। And plants use sunlight energy to make their own food. All forms of the energy on the earth depend directly or indirectly on green plants. जितनी भी ज़िंदगी अर्थ पे पाई जाती है वो सिर्फ प्लांट के ऊपर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। So they also need light for their survival. Light intensity affects the number of plants in a habitat. अब यहाँ पे इसका मेन फंक्शन बताया हुआ, मेन इफेक्ट बताया हुआ है सनलाइट का, कि सनलाइट किस तरह से इफेक्ट कर रही है। जो लाइट इंटेंसिटी होती है ना, मतलब लाइट का कम होना या ज़्यादा हो जाना, ये अफेक्ट करता है प्लांट्स को, ठीक है ना। प्लांट्स को मतलब अगर लाइट ज़्यादा कम हो जाएगी तो प्लांट्स जो है वो अपनी फूड खुद नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस का जो प्लांट्स में प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन हैबिटेट। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स अगर कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि नंबर ऑफ एनिमल्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज़ होने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज़ हो गया तो फिर क्या होगा, एनिमल्स को फूड कम मिलेगी। अब एनिमल्स को फूड कम मिलेगी, ऑब्वियसली एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो सनलाइट की समझ आई होप आपको आगे होगी कि सनलाइट किस तरह से अफेक्ट करती है हैबिटेट को। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे हैबिटेट को, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर कैन आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। पॉपुलेशन क्या हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक टाइम में जो एक किस्म की सेम काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह पे रह रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो पॉपुलेशन है। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, जैसे एनिमल्स की पॉपुलेशन है, कैट्स की अलग है, डॉग्स की अलग पॉपुलेशन है, हैबिटेट की वो प्लांट्स की अलग पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग पॉपुलेशन है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी आ जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना टेम्परेचर का, वो भी क्या करता है, हैबिटेट को इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जितना पानी गर्म होगा उसमें उतनी कम ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो फिर अब ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हम लोग जितने भी ह्यूमन्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सांस कैसे लेंगे, वो रेस्पायर कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो डिपेंड ही ऑक्सीजन पे कर रहे हैं। ज़िंदा रहने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको खुद भी पता है, हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। वाट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। When there is more water, more organisms are found there. जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ हैबिटेट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स ऑर्गेनिजम्स। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। जैसे बहुत से लोग, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी और सिटी से आए होते हैं, किसी और कंट्री से या किसी और सिटी से माइग्रेट करके आए होते हैं, हिजरत करके आना। बहुत सी वजह हो सकती हैं कि वहाँ पे जॉब की फैसिलिटीज़ कम हो सकती हैं, या यहाँ पे आपके फादर को या मदर को जॉब मिल गई है तो आपको भी साथ आना पड़ा है। तो इसको कहते हैं अपना पूरा साजो सामान उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाना, इसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। When a few individuals
come to an area, it increases the size of population in that area. Organisms migrate in search of better living places. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि आप जैसे किसी और सिटी से अगर माइग्रेट करके आ जाते हैं, अपनी चीज़ें, अपना सामान जितना भी सारा कुछ उठा के आ जाते हैं, क्यों आते हैं? कोई ना कोई वजह होती है उसके पीछे, कि जॉब की वजह से आप आते हैं या वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको वहाँ से आना पड़ता है। अब यहाँ पे जिस जगह पे आप आए हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लोग एक जगह पे आएंगे, अगर फैसलाबाद से लाहौर की तरफ लोग जाते हैं तो लाहौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है, फूड की कमी होना शुरू हो जाती है, जगह रहने के लिए प्रॉब्लम होती है कि घर वगैरह नहीं मिलते। तो माइग्रेशन भी क्या है, ये भी हैबिटेट में चेंज का बायस बनती है। ओके, नेक्स्ट है ड्राउट। ड्राउट क्या होता है?